एक बिखरी हुई दुनिया में लियू वेई अपने उस भाई के विश्वासघात पर सवाल उठाता है जिसके साथ उसने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। योद्धा की परछाई दूर से युद्ध देख रही है, अपने दोस्त के विश्वासघात से पूरी तरह हतप्रभ। फिर गद्दार एक ऑडियो डिवाइस चालू करता है और हमारे नायक को अपने इरादे समझाने के लिए पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो उस विपत्ति की शुरुआत को याद करता है जब राक्षस अंतरिक्षीय दरारों से निकलकर हर जगह अराजकता फैला रहे थे। हमारे नायक ने जल्दी ही एक अथक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बना ली, जिसने बिना किसी डर के इन जीवों का सामना किया। इन दरारों को कालकोठरी कहा जाता था और जो कोई भी उनके संपर्क में आता था उसे अब प्रसिद्ध वर्गों में शक्तियां प्राप्त होती थीं, और इसलिए इन कालकोठरियों को साफ करने के मिशन के साथ क्लास कॉप्स का गठन किया गया और वे विजयी होकर आगे बढ़े। लेकिन उसका पूर्व साथी नायक को खत्म करने की असली वजह बताता है, क्योंकि वो बेकाबू हो गया है। सुनहरे बालों वाला आदमी अपने कार्यों को ये कहकर उचित ठहराता है कि शक्तिशाली वर्ग वाले उपयोगकर्ता साम्राज्य की व्यवस्था को आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं, और एमसी, जो तिहरे रैंक को पार कर चुका है, साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिकॉर्डिंग बताती है कि सबसे शक्तिशाली शक्ति शाही परिवार की होनी चाहिए ताकि साम्राज्य स्थिर रहे। लियू वेई अपनी आंखों में लाली लिए चिल्लाता है, क्या मेरे परिवार और हमारे साथियों को खत्म करने का यही बहाना है? सुनहरे बालों वाला आदमी ठंडे स्वर में पुष्टि करता है कि सब कुछ साम्राज्य की स्थिरता के लिए था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं है। एमसी गुस्से में फट पड़ता है, अपनी सारी ऊर्जा अपने पूर्व मित्र पर एक हताश हमले में लगा देता है। उसकी शक्ति एक ऊर्जा ड्रैगन की तरह आगे बढ़ती है और लक्ष्य पर जबरदस्त ताकत से प्रहार करती है। एक बड़ा विस्फोट पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है और विनाश के बीच एक व्यक्ति की आकृति दिखाई देती है। लेकिन एक और रहस्यमय शक्ति उभरती है और लियू वेई के हमले से टकराती है, जिससे प्रहार बेअसर हो जाता है। गद्दार बताता है कि उसने नायक के कवच को नुकसान पहुंचाया था और विस्फोट उसके घावों में एक जटिल जहर का इंजेक्शन लगा देगा। जहर एमसी को लकवाग्रस्त कर देता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है, शक्तिहीन और अपने दुश्मनों के सामने पूरी तरह से असुरक्षित। कुमरी जेग कहता है कि ट्रिपल एस रैंक वाली लड़ाई के बाद उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा और एक सेना पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। आखिरी बार एक चुनौतीपूर्ण नजर से वह अपने भाग्य का सामना करता है, गद्दार से बदला लेने का वादा करता है। उसे याद आता है कि जब वे दोस्त थे तब उन्होंने भाई बनने का वादा किया था। अब ये कितना क्रूर मजाक है। लेकिन उसकी आखिरी सांस में एक सूचना आती है, उसके गुप्त कौशल की शर्तें पूरी हो गई है। उसका छिपा हुआ ट्रिपल एस रैंक वाला कौशल मिरर वर्ल्ड सक्रिय हो जाता है और जैसे ही उसका शरीर डूबता है सब कुछ उलट देता है। समय दशकों पीछे एक बिल्कुल अलग और शांतिपूर्ण दृश्य में वापस चला जाता है। गुंडों का एक समूह मस्ती कर रहा है। एक लड़का नदी के ऊपर एक पेड़ से लटका हुआ है। गुंडों का सरगना उस लड़के की खाली निगाहों से चिढ़ जाता है और उसे और भी ज्यादा परेशान करने का फैसला करता है। वे लड़के को फिर से पानी में डुबो देते हैं और वो चीखने की कोशिश करता है कि वो दिखावा नहीं कर रहा है। लेकिन पानी के नीचे लड़का एक अजीब सी मुस्कान बिखेरता है। उसे एक अप्रत्याशित राहत का एहसास होता है। बदमाश बस हंसते हैं, उसे और देर तक दबाए रखने और फिर लात भूसों से पीटने की योजना बनाते हैं। अचानक युवक का शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है और वह खून की खांसी करता है। उसे बहुत दर्द होता है। वो अपने आखिरी पलों को याद करता है और सोचता है, हमेशा मैं ही क्यों? विश्वासघात और निराशा का दर्द अभी भी उसे गहराई से सता रहा है। अचानक एक नीली ऊर्जा उसे घेर लेती है और उसे एक अजीब सी शक्ति का जागरण महसूस होता है। उसकी आंखें एक ठंडी, रहस्यमयी रोशनी से चमक उठती है। बदमाशों में से एक चिंतित हो जाता है और नेता को रुकने के लिए कहता है। उसे डर है कि बच्चा शायद इस यातना को सह ही न पाए। नेता बस हंसता है और कहता है कि अगर वह अपने आखिरी पड़ाव पर है तो वह खुद को ठीक कर सकता है। आखिरकार वह एक जादूगर है, भले ही वह ज्यादा काम का ना हो। फिर बदमाश एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने दोस्त की ओर मुड़ता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे पाखंडी कहता है। बदमाश उसे याद दिलाता है कि वही उन्हें यहां तक लाया है, इसलिए अगर बच्चा मर गया तो सब उसी की जिम्मेदारी है। चश्मा पहने बच्चा अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन नेता उसे रोक देता है और उसे खुद डंक मारने की धमकी देता है। तभी मुख्य नेता का हाथ बदमाश का हाथ पकड़ लेता है। हमलावर इस पंचिंग बैग की हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। नेता बच्चे के इस रवैये पर भड़क जाता है और उसे कृतघ्न कहता है। अपनी मुट्ठी उठाकर पूरी ताकत से वार करने को तैयार हो जाता है। लेकिन लड़का बस उसे ठंडी, खाली निगाहों से घूरता रहता है। उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए हैं और उसके चारों ओर एक नीली आभा चमक रही है। अचानक युवक के ठीक नीचे एक कालकोठरी का द्वार खुल जाता है। बदमाश पूरी तरह से स्तब्ध है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सरगना हताशा में चिल्लाता है,
पूछता है कि वहां कालकोठरी क्यों दिखाई दी। वो पूरी तरह से डरा हुआ है। कायद तितर बितर हो जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और चिल्लाकर सबको नए तहखाने से भागने के लिए कहते हैं। लेकिन चश्मा पहने लड़का हिचकिचाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे अपना पुराना सहपाठी अभी भी खतरे में लटका हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर उसका आंतरिक द्वंद्व साफ दिखाई दे रहा है। वह जानता है कि मास्टर अभी भी फंसा हुआ है और खतरे में है। वह दांत पीसता है और सोचता है कि सोचने का समय नहीं है। पश्चाताप उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। वह वापस भागता है, चिल्लाता है कि उसे पहले उसे बचाना है। उसका अपराधबोध उसे अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर करता है। अचानक अनगिनत छायादार जीव द्वार से बाहर निकलते हैं। अपनी चमकती आंखों वाले राक्षस एक झुंड के रूप में आगे बढ़ते हैं। पछतावे से भरा युवक बेतहाशा गांठ खोलने की कोशिश करता है। समय के साथ दौड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं। वह हताशा में चिल्लाता है क्योंकि रस्सियां ढीली नहीं हो रही थी और राक्षस पहले से ही खतरनाक रूप से करीब आ चुके थे। एक राक्षस बिना दया के चश्मे वाले बच्चे पर झपटता है। वह डर के मारे चीखता है क्योंकि वो जीव हमला करने ही वाला होता है। एमसी अपने सहपाठी को रास्ते से हटा देता है। युवक छूट जाता है और अपने दोस्त को सुरक्षित स्थान पर धकेल देता है। उसका रूप बदल गया है और अब एक बैंगनी ऊर्जा उसे घेर लेती है। फिर वह बिना किसी डर के राक्षस का सामना करता है। उसकी हथेली से एक तेज नीली रोशनी राक्षस की ओर निकलती है। जब वो दुश्मन पर ग्लेशियल इम्पैक्ट नामक एक कौशल का प्रयोग करता है तो उसकी आंखें एक अज्ञात शक्ति से चमक उठती हैं। लेकिन यह मंत्र वास्तव में एक सामान्य उपचार था। एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है कि राक्षस का स्वास्थ्य पहले से ही पूर्ण था। उसका पछतावे से भरा सहपाठी पूरी तरह घबरा जाता है। वह हताशा में चिल्लाता है, पूछता है कि उसने दुश्मन को ठीक क्यों किया। राक्षस फिर से हमला करता है, लेकिन चश्मा पहने युवक उसका बचाव करता है और उन दोनों की रक्षा के लिए एक जादुई ढाल बनाता है। नायक के लिए एक स्टेटस विंडो खुलती है। उसका नाम युन शे है और उसका वर्ग अब जादूगर है। उसे समझ नहीं आता। वह अपने हाथों और उनसे प्रवाहित ऊर्जा को देखता है। लड़के को एहसास होता है कि यह उसका मूल शरीर नहीं है। उसे याद आता है कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। किसी कालकोठरी को छूने पर व्यक्ति को एक यादृच्छिक अपरिवर्तनीय वर्ग प्राप्त होता है। उस बिंदु से जागृत लोग अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं और अपनी प्रारंभिक विशेषता से जुड़ी क्षमताएं प्राप्त करते हैं। लेकिन अपने पिछले जन्म में वह एक योद्धा था जो अपनी यात्रा में शक्ति के शिखर पर पहुंच गया था। उस समय नायक ने मिरर वर्ल्ड नामक एक गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया जिसने सब कुछ उलट दिया। उसके बाद वो उस दर्पण जगत में फंस गया जब तक कि उसने उस युवक की चीख नहीं सुनी जो अपने अंत की ओर अग्रसर था। तब उसे समझ आता है कि उसने उस लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लिया है, लेकिन यह उसके लिए कोई सुखद विचार नहीं है। फिर भी वो आभारी है क्योंकि अब उसके पास अपना बदला लेने का एक नया मौका है। तभी उसका सहपाठी मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि राक्षस उसके करीब आ रहे हैं और वो उनमें से केवल 3 को ही रोक सकता है। युनशी उसे ठंडी नजर से देखता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका नया शरीर लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। फिर वो अपने कौशल को देखता है और उन्हें बेकार समझता है, जिसमें केवल 5% का आक्रमण बढ़ावा है। वो देखता है कि उसका नया एन्चेंटर वर्ग पूरी तरह से सहायक है, जबकि अन्य क्षति पर केंद्रित है। यह एक ऐसा वर्ग है जिसे हमेशा अन्य सभी विशेषज्ञताओं की तुलना में कमजोर होने के कारण नीचा दिखाया जाता है, लेकिन अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति से वह राक्षस को एक पल के लिए रोक लेता है। उसे पता है कि उसे जल्दी से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए, वरना उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी। उसे अपना गुप्त कौशल मिरर वर्ल्ड याद आता है, जो उसकी एकमात्र उम्मीद है। नायक एक छोटे राक्षस पर इस कौशल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे काम करता है। सिस्टम उसे बताता है कि शर्तें पूरी न होने के कारण सक्रियण विफल हो गया। वो सोचता है कि क्या उसका स्तर बहुत कम है या उसे असली दर्पण की जरूरत है। जब वह दोबारा कोशिश करता है तो सिस्टम संदेश साफ तौर पर बताता है कि उसका स्तर दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब उसे समझ आ गया है कि समस्या दर्पण की कमी नहीं, बल्कि उसका कम स्तर है। अब उसे समझ आ गया है कि मिरर वर्ल्ड को सक्रिय करने के लिए एक परावर्तक सतह की जरूरत है, लेकिन उसका स्तर बहुत कम है, इसलिए वह एक राक्षस के जंग लगे हथियार पर निशाना साधता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि कोशिश फिर से विफल हो गई क्योंकि उसका स्तर अपर्याप्त है। हताश होकर वह राक्षस की लंगोटी पर इस कौशल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे उसे बस अपमान ही मिलता है। असफलता एक बार फिर पक्की हो जाती है और समूह को लगता है कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। एक विशाल राक्षस प्रकट होता है और सिस्टम उसे लेवल 10 का स्वामी बताता है। उनमें से एक घबरा जाता है क्योंकि ऐसे विशिष्ट राक्षस के लिए कम से कम लेवल 10 की जरूरत होती है।
राक्षस स्वामी बिना समय गंवाए कई बैंगनी ऊर्जा किरणें छोड़ता है। हमला बहुत तेज होता है और लड़का बस डर के मारे देखता रह जाता है क्योंकि उसकी आसन मृत्यु निकट आ रही है। युन ची हमले के बल से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुछ अजीब चमकने लगता है। राक्षस स्वामी अकेला नहीं है, लाल आंखों वाले राक्षसों का एक झुंड आगे बढ़ता है। जमीन पर लेटा हुआ युन ची एक साधारण चट्टान पर मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह एक चट्टान से भी कैसे नाकाम हो सकता है और लेवल के अंतर पर सवाल उठाता है। अचानक उसे एक विचार आता है और वह अपने घबराए हुए साथी के अस्थायी अवरोध पर निशाना साधता है। लेकिन समय नहीं बचता क्योंकि एक विशाल राक्षस उसे एक ही वार में कुचलने के लिए दौड़ता है। कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन सिस्टम उसे एक बात सिखाता है, वह दूसरों के कौशल को उलट नहीं सकता। फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है और उसे एहसास होता है कि वह अपने कौशल को उलट सकता है। सिस्टम इसकी पुष्टि करता है और उसका टैंगल्ड वाइन्स कौशल एक अराजक बैंगनी ऊर्जा में बदल जाता है। फिर वह आसपास के राक्षसों के खिलाफ नए कौशल अराजक कांटों का उपयोग करता है। फिर वह चारों ओर के राक्षसों पर अराजक कांटे नामक नया कौशल अविश्वसनीय शक्ति वाला कोई प्राणी आगे बढ़ता है और एक राक्षस के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। एक विशालकाय जानवर बिना किसी डर के राक्षस पर वार कर देता है। उसका चश्मा पहने साथी पूरी तरह से हतप्रभ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। नायक को एक ठंडी नजर से एहसास होता है कि उसके कौशल का असर पूरी तरह से उलट गया है। जो बैलें कभी फंसी थी वे अब कांटे बन गई हैं जो भ्रम और अराजकता फैलाती है। उलटफेर की शक्ति देखकर वह मुस्कुराता है और अपने दूसरे कौशलों पर इसे आजमाने के बारे में सोचने लगता है। शिकारी को आखिरकार अपने गुप्त ट्रिपल एस रैंक कौशल की शक्ति का एहसास होता है। उलटफेर न केवल प्रभाव को बदल देता है, बल्कि क्षमता को भी बेतुके स्तर तक बढ़ा देता है। तकनीक का सामान्य संस्करण कमजोर होता और राक्षसों के खिलाफ सिर्फ 1 सेकंड तक ही चलता। अपने हाथों में नई शक्ति के साथ अब वो सोच रहा है कि उसके बाकी कौशलों का क्या होगा। सिस्टम मजबूत स्ट्राइक कौशल प्रदर्शित करता है और उसकी शक्ति के एक नए अधिग्रहण की पुष्टि करता है। वो ट्रिकस्टर ब्लेड को सक्रिय करता है और पाता है कि इसका उल्टा संस्करण उसके प्रत्येक मैना के उपयोग पर उसके हमले को 10% बढ़ा देता है। ट्रिकस्टर ब्लेड 60 सेकंड तक सक्रिय रहेगा और उसे अपनी नई शक्ति की क्षमता का एहसास होता है। अचानक एक लेवल अप नोटिफिकेशन दिखाई देता है। अब वो लेवल 5 पर है और उसे 3 अंक बांटने हैं। उसे लगता है कि उसका लेवल इसलिए बढ़ा है क्योंकि राक्षस आपस में लड़ने लगे थे और भ्रम की स्थिति में उसे बाहर कर दिया गया था। शिकारी देखता है कि ये राक्षस अच्छा खासा अनुभव देते हैं, इसलिए वो हमला करने लगता है। उसका लेवल फिर से 6 पर पहुंच जाता है और उसका कम मैना पूरी तरह से बहाल हो जाता है। जब राक्षस अभी भी अराजकता में है, तब वो ट्रिकस्टर ब्लेड की शक्ति का परीक्षण करने का सही समय तय करता है। युनशी कैओटिक टॉन कौशल का उपयोग करता है और सिस्टम मैना की खपत और हमले में 10% की वृद्धि की पुष्टि करता है। वो इस कौशल को कई बार सक्रिय करता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो 120% हमले के बोनस तक नहीं पहुंच जाती। अपने हाथों में अपार शक्ति के साथ वो अब अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का सफाया करने के लिए तैयार है। वो विनाशकारी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले पहले राक्षस पर अवास्तविक बल से प्रहार करता है। उसका प्रहार इतना तेज होता है कि हवा में चीरता हुआ राक्षस बिना किसी प्रतिक्रिया के तुरंत नष्ट हो जाता है। शिकारी रुकता नहीं है और प्रभावशाली और घातक फुर्ती के साथ तुरंत अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। वो अपने पीछे बैंगनी ऊर्जा का एक निशान छोड़ता है और एक एक करके जीवों का सफाया करते हुए अपना नरसंहार जारी रखता है। दूर से देख रहा सहपाठी अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह युनशी है और वह सोचता है कि एक स्तर 5 के जादूगर के पास इस तरह के कौशल कैसे होते हैं। लेकिन हमारा नायक अब स्तर 6 का हो गया है और उसके आंकड़े पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपने मान और पुनर्जनन के साथ वह एक ऐसा हमला कर सकता है जो सामान्य से 230% अधिक शक्तिशाली है। वह एक पराजित राक्षस के ऊपर खड़ी है और अंततः उसकी नई अविश्वसनीय शक्ति के पैमाने को समझती है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह जानता है कि अब इस युद्धभूमि में उसे कोई नहीं रोक सकता। उसका सहपाठी सोचता है कि नायक दूसरे स्तर के कुलीनों को मुश्किल से संभाल सकता है, इसलिए वह स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। वह भयभीत भाव से दृश्य देखता है, समझ नहीं पाता कि युद्धभूमि में क्या हो रहा है। एक स्तर 20 का वन चिमर प्रकट होता है। ये प्राणी युद्धों के आक्रोश से उत्पन्न एक राक्षस है। यह विशालकाय जानवर अन्य छोटे राक्षसों के एक समूह का नेतृत्व करता है जो बिना किसी हिचकिचाहट के हमले में कूद पड़ते हैं। चिमरा बेतहाशा गति से आगे बढ़ता है।
अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी में। उसका साथी चीखता है कि यह असंभव है। वो अपने डर से पूरी तरह से स्तब्ध है। उसे एहसास होता है कि यह स्तर 20 का एक छिपा हुआ बॉस है। प्राणी शिकारी की ओर झपटता है, लेकिन वह बिना किसी डर के युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने अराजक कांटे कौशल का उपयोग करता है, लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि यह तकनीक चिमरा के खिलाफ विफल रही। एक नया संदेश आता है जिसमें बताया गया है कि लक्ष्य अराजकता से अछूता है, इसलिए हमला काम नहीं आया। उसका सहपाठी घबराहट में चिल्लाकर युनशी को चेतावनी देता है, लेकिन राक्षस पहले ही बहुत करीब पहुंच चुका था। अपने दोस्त को बचाने के लिए गोरा योद्धा आगे छलांग लगाता है और प्रकाश का एक शक्तिशाली अवरोध सक्रिय कर देता है। नायक शांत रहता है और स्थिति का विश्लेषण करता है। वो अपनी बड़ी सुनहरी ढाल के साथ आगे बढ़ता है, राक्षस के सीधे प्रहार को झेलने की तैयारी करता है। फिर वो क्रोधित हो जाता है और अपने साथी पर बॉस के खिलाफ बिना किसी योजना के भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन युनशी डांट फटकार को नजरअंदाज कर दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उसके दिमाग में एक नई रणनीति बनती है। नायक अपनी काली ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। प्रभाव से वह उड़ जाता है। नायक क्रोधित हो जाता है और एक नए हमले की तैयारी करता है, अपने गिरे हुए साथी के पास। याओ जय जमीन पर है और एक बुनियादी उपचार का उपयोग करता है, लेकिन इससे केवल एक स्वास्थ्य बिंदु ही प्राप्त होता है, जिससे उसका ब्लेड सक्रिय हो जाता है। क्रिटिकल हील सक्रिय हो जाता है और 5 स्वास्थ्य अंक बहाल कर देता है, जिससे उसका हमला 10% बढ़ जाता है। नायक कमजोर हील के बारे में शिकायत करता है और पूछता है कि क्या कोई है। वाई पोषण, उसका दोस्त कहता है कि एक बचा है। वो अपने साथी को पोषण पीने के लिए कहता है, जबकि एक बैंगनी आभा उसे घेर लेती है और उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। नायक दुश्मन का सामना करता है और उसे एहसास होता है कि वो अभी भी कालकोठरी के मालिक का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह देखता है कि छोटे राक्षस लगभग खत्म हो चुके हैं, जिससे उसे हमले का एक नया विचार आता है। फिर वो तैयार हो जाता है और क्योजी से कहता है कि 1 मिनट रुको क्योंकि उसकी योजना काम करने वाली है। उसका साथी स्थिति से उलझन में है, इसलिए नायक घोषणा करता है कि वो अब उन्हें खत्म कर देगा। वह अपने काले ब्लेड से एक विनाशकारी प्रहार करता है, गुर्गों को हरा देता है और स्तर ऊपर कर लेता है। उसका एचपी और एमपी बहाल हो जाता है और वह बॉस के खिलाफ 400% हमले को बढ़ावा देने के लिए बफ सक्रिय करता है। चालबाज की ब्लेड क्षमता केवल 60 सेकंड तक रहती है, इसलिए उसे अपनी योजना के साथ तेजी से काम करना होगा। अधिकतम नुकसान के लिए उसे 50 सेकंड में 40 बार कैओटिक थॉर्न के कौशल का उपयोग करना होगा। इसका मतलब है कि अब उसका मुख्य लक्ष्य लेवल 10 तक पहुंचकर अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करना है। उसका दोस्त नायक की बेतुकी ताकत और जोखिम भरी योजना से हैरान है, इसलिए वह बाकी बचे मिनियंस पर ध्यान केंद्रित करता है और बॉस से लड़ने से पहले जल्दी से लेवल अप कर लेता है। युनची अब लेवल 12 पर है और नए गुण बिंदुओं के साथ उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। उसका बफ अब 510% हमले को बढ़ावा देता है और वह कहता है कि यह पर्याप्त है। अपनी चरम शक्ति पर वह विशालकाय राक्षस पर हमला करता है और एक विनाशकारी वार करता है। वह आत्मविश्वास से अपने काले ब्लेड का इस्तेमाल करता है और प्रभावशाली गति से आगे बढ़ता है। तेज और सटीक वार राक्षस के शरीर पर लगते हैं, जो हमले से बचाव करने में असमर्थ है। विशालकाय चिमरा दर्द से चीखता है, लेकिन नायक के क्रोध से बच नहीं पाता। उसके काले कांटे प्राणी की खाल को चीर देते हैं, जिससे उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिलता। योद्धा हवा में उछलता है और अपने जादुई ब्लेड से कई वार करता है। एक पल में राक्षस का जीवन समाप्त हो जाता है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसका साथी सदमे में है, सोच रहा है कि क्या उसने जो देखा वो सच भी था। बॉस की हार के साथ वो 3 और स्तर हासिल करता है और अपने दोस्त को इस करतब से प्रभावित करता है। स्टेटस स्क्रीन दिखाती है कि वो 15वें स्तर पर है और उसका दोस्त अब उसे पहचान नहीं पाता। उसका दोस्त जानना चाहता है कि यह सारी शक्ति कहां से आई और उससे उसकी ताकत के बारे में सवाल करता है। क्योजी नाम उन लोगों की काली यादें ताज़ा कर देता है जिनकी रक्षा वह नहीं कर पाया था। उसका साथी उसे पकड़ लेता है और क्यों बेनबेन नाम की एक लड़की के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछना चाहता है। साथी हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे अपने परदादा का उपनाम कैसे पता। योद्धा परदादा शब्द सुनकर हैरान हो जाता है और उसे घूरता है। वो समझ जाता है कि वो लड़का असल में क्यों बेनबेन का परपोता है। उसे एक घमंडी लड़के की याद आती है जिसे वह पहले जानता था। उसे लगा कि लियू वेई ने उसके सभी जानने वालों को खत्म कर दिया है। मुख्य पात्र परदादा के बारे में बात करना शुरू करता है, लेकिन ये तय करता है कि अभी सही समय नहीं है। उसका दोस्त पीछे हट जाता है और कहता है कि उसे उसके सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो योद्धा से उसे अपमानित न करने के लिए कहता है और मुख्य पात्र उलझन में पड़ जाता है।
लड़का कहता है कि नायक इस पूरे समय अपनी असली ताकत छिपा रहा था। वो सुझाव देता है कि वे पकड़े न जाएं, इसलिए स्कूल वापस चले जाएं। योद्धा अपने दोस्त को गंभीर और गुप्त निगाहों से देखता है क्योंकि वो अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता। उसे लगता है कि वो अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता, इसलिए वो स्कूल वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। रास्ते में नायक आधुनिक इतिहास के स्मारक भवन के बारे में सोचता है, जो शुरुआत के लिए एक अच्छी जगह है। उनके जाने के बाद दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। वे कक्षा में पहुंचते हैं और पाते हैं कि बाकी सभी छात्र बातें कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। दोनों साथ बैठते हैं, लेकिन लड़ाई के बाद उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मुख्य पात्र अपने आसपास के माहौल को देखता है और सोचता है कि समय कितना बदल गया है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि कालकोठरियों के उत्पादों का इस्तेमाल अब वाहनों को चलाने के लिए किया जा रहा है। कई चीजें जो वह देखता है नई है, लेकिन कुछ चीजें वह पहले ही कई कालकोठरियों में देख चुका है। वो इस पर सवाल उठाता है क्योंकि कालकोठरियों से निकलने वाली एकमात्र चीज राक्षसों की वस्तुएं ही होनी चाहिए। उसे चिमरा रिंग जैसी चीजें याद आती हैं, जिससे राक्षस के अंग को शरीर से जोड़ा जा सकता था। उपकरण और कौशल पुस्तकें उसकी सूची से निकालकर बेची जा सकती थीं। ये क्षमताएं, जैसे कि लचीला शरीर, स्थायी थीं और शारीरिक क्षति को बहुत कम करती थीं। लेकिन जो चीजें सूची में फिट नहीं होती, उन्हें कालकोठरी के साथ गायब हो जाना चाहिए। एमसी सोच में पड़ जाता है, ये सोचकर कि उसके जाने के बाद दुनिया का क्या हुआ। वे आधुनिक इतिहास के स्मारक हॉल में पहुंचते हैं, जो एक भव्य जगह है जिसके सामने एक मूर्ति है। उनके सामने ऐतिहासिक स्मारक को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है। ये स्मारक लुओ वेई का है, जो कालकोठरी की आपदाओं को समाप्त करने वाले सर्वोच्च शासक थे। गाइड बताता है कि यह 50 साल से भी पहले एक प्रसिद्ध विद्रोह का स्थल था। उन दिनों हर कोई डर में रहता था, खासकर ट्रिपल एस रैंक कालकोठरी के प्रकट होने के बाद। गाइड बताता है कि कैसे राजा लुओ वेई ने सेना का नेतृत्व करते हुए अभियान चलाया और उस भयानक कालकोठरी पर विजय प्राप्त की। भारी क्षति, लेकिन जीत के ठीक उसी क्षण एक त्रासदी घटी और महान शासक की पीठ में छुरा घोंपा गया। उसने खुलासा किया कि राजा को एक सुनियोजित विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसका नेता कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वहां हर कोई जानता था। जिस व्यक्ति ने सब कुछ रचा, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं युनची था। नायक अब एक कृतघ्न गद्दार के रूप में देखा जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि इतिहास क्या बन गया है। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है क्योंकि वे ही थे जिन्होंने कालकोठरी साफ की थी और राजा ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। मार्गदर्शक अपने प्रिय नेता को सहने पड़े विश्वासघात के दर्द के बारे में भावुकता से बताता है। वो कहता है कि राजा ने अपने दुख पर काबू पा लिया और फिर सभी को बचाने के लिए खून और साहस से लड़ा। नायक डिंग कुन की मदद से राजा लुओ वेई अंततः पूरे विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। आरएमसी डिंग कुन का नाम सुनता है और उसके अविश्वासी मन में एक नया संदेह पैदा होता है। युन ची एक जाना पहचाना नाम सुनकर मुड़ता है और सोचता है कि यह डिंग कुन कौन हो सकता है। अचानक एक समूह प्रकट होता है और उनका नेता एमसी और उसके दोस्तों को वहां देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि कालकोठरी बहुत जल्दी खाली कर दी गई, इसलिए कोई मास्टर जरूर पास में रहा होगा। नुकीले बालों वाला लड़का कहता है कि नायक का समूह सचमुच भाग्यशाली था कि उसे उससे मिल गया। वो उन चेहरों को पहचानता है और उसके चेहरे पर गंभीरता और भावहीनता आ जाती है। दूसरे छात्र अचानक प्रकट हुए नए कालकोठरी की तबाही के बारे में फुसफुसाते हैं। दो लड़कियां उन्हें देखती हैं और विश्वास नहीं कर पाती कि समूह बच निकला। बदमाश एमसी के दोस्त को पकड़ लेता है और कहता है कि वे भाग्यशाली थे कि जिंदा बच गए। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं, जिससे उसके असली दुर्भावनापूर्ण इरादे उजागर हो जाते हैं। वो उन पर आरोप लगाता है कि वे उन्हें भी अपने साथ घसीटकर ले जा रहे थे, इसलिए वो उनसे वो कर्ज चुकाने की मांग करता है। चश्मा पहने उसका दोस्त गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है कि सब उनकी गलती थी और वह उनकी शिकायत करेगा। वह कहता है कि बदमाश के समूह ने उन्हें लगभग वहां से निकाल ही दिया था और वे ही गलत है। लेकिन गुंडे ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा कि उसे मौजूदा हालात बिल्कुल समझ नहीं आ रहे और वह भटक गया है। नायक का वंशज मुख्य हॉल में एक शूरवीर की बड़ी मूर्ति की ओर इशारा करता है। फिर वह दिखाता है कि नायक एक और योद्धा पर पैर रख रहा है और लड़के से अपने पूर्वज को देखने को कहता है। वो बताता है कि पूर्वज का नाम कियाओ इन है, जो एक गद्दार है, और पूछता है कि अब उसका पक्ष कौन लेगा। चश्मा पहने लड़का चिल्लाता है कि वे उसका अपमान कर सकते हैं, लेकिन उसके पूर्वज के सम्मान का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तभी युवक भीड़ से कुछ अप्रत्याशित सुनता है और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ जाता है। छात्र टिप्पणी करते हैं कि गुंडे डिंग शू के दादा असल में प्रसिद्ध नायक डिंग कुन है। ये सब सुनकर युन शिसूर भड़क उठता है और उसकी आंखों में एक तीव्र काली शक्ति चमक उठती है।
छात्र फुसफुसाते हैं कि वो कियाओ जी है, गद्दार का वंशज। उन्हें लगता है कि एक गद्दार का किसी नायक का अपमान करना बेतुका है। कहते हैं कि उसके पूर्वज कियाओ इन ने बहुत से लोगों को मार डाला था। अगर नायक ने हस्तक्षेप न किया होता तो और भी कई लोग मारे जाते। बदमाश लड़के की इस गुस्ताखी पर भड़क उठता है। वो चिल्लाता है कि वो अपनी मौजूदगी में अपने पूर्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी एक शिक्षक आता है और हंगामा रुकवाता है। वो कियाओ जी से कहता है कि वह न्याय के कुछ शब्द कहने वाला है। शिक्षक फिर लड़के के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उसे माफी मांगने के लिए कहता है। वो कहता है कि नायक ने अतीत में उस युवक के परिवार को बख्शा था, इसलिए उसे आभारी होना चाहिए और उनके रक्षक को बदनाम नहीं करना चाहिए। चश्मा पहने लड़का बिल्कुल अकेला और अलग थलग है। पूरे हॉल में अब कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। बदमाश उसके पास आता है और जोर से उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो उसे अभी पीटेगा तो सब जयकार करेंगे। वो उसे एक घिनौना कुत्ता कहता है जिससे सब नफरत करते हैं। कोई भी उसके जैसे खूंखार जानवर की मदद नहीं करेगा ताकि वह मार खा सके। हमलावर उसके बालों को कसकर पकड़ता है और पूछता है कि क्या लड़का अब भी सोचता है कि वह गलत है। बदमाश अपने पूर्वज के सम्मान की दुहाई देता है और चश्मे वाले लड़के को खत्म करने के लिए एक मुक्का मारने की तैयारी करता है। लेकिन हमला होने से पहले अचानक एक लात निकलती है और सीधे उसके चेहरे पर लगती है। हमलावर उस प्रहार के बल से उड़ जाता है और पूरी तरह से स्तब्ध होकर जमीन पर गिर जाता है। चश्मा पहने लड़का एक नए हाव भाव और एक बेरुखी भरी नजर के साथ खड़ा होता है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। वो गिरे हुए बदमाश को घूरता है और पूछता है कि क्या नायक के परिवार को अपने बच्चों को अनुशासित करना नहीं आता। छात्र हैरान है और एक लड़की युनची के रवैये से हैरान होकर सब कुछ फिल्मा रही है। भीड़ उसे पागल कहती है क्योंकि अब वो नायक के परिवार का भी अपमान कर रहा है। उन्हें याद आता है कि वो 5वीं कक्षा का छात्र है, कक्षा में सबसे कमजोर, और लगता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। बदमाश चेहरे पर खरोंच और नफरत भरी मुस्कान लिए जमीन से उठता है। वो कहता है कि वो बच्चा तो बस एक मुक्केबाजी का थैला है जिसने उस पर हमला करने की हिम्मत की जबकि वो ध्यान भटक रहा था। बदमाश अपने दोस्तों के साथ तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उन दोनों का एक साथ ख्याल रखेगा। ची बस उसे ठंडी निगाहों से देखता रहता है, उसकी धमकी से बेपरवाह। नायक आगे बढ़ता है और तेजी से एक एक करके उसके साथियों को मारना शुरू कर देता है। सटीक वार। एक हमलावर पहले ही जमीन पर गिर चुका है और उसे मास्टर की चालों पर प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। कुछ ही सेकंड में वो बदमाश भी शांत हो जाता है, घुटनों के बल गिर जाता है और जमीन पर खून थूकने लगता है। आसपास के छात्र बेखबर है, सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। गिरा हुआ बदमाश यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसे युनची ने इस तरह हरा दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि क्लास का बदमाश डिंगजू इतनी आसानी से गिर गया। इतनी आसानी से हारने से सदमे में है। अपनी फ्यूरी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी आक्रमण शक्ति 25% बढ़ जाती है। फिर डिंगजू अपना अग्नि हथौड़ा पहनता है और उसकी आक्रमण शक्ति 314 पॉइंट और बढ़ जाती है। वह हार मानने से इनकार कर देता है और पूरी तरह से गुस्से में आगे बढ़ता है। हमारे हीरो पर एक शक्तिशाली हमले की तैयारी करता है, लेकिन युनची शांत रहता है और दुश्मन के हमले का विश्लेषण करता है, ये देखते हुए कि उसकी हरकतें पूरी तरह से खुली हुई है। एमसी अपने चालबाज ब्लेड को सक्रिय करता है और उसका हमला 14 सेकंड के लिए 80% बढ़ जाता है। फिर वह बदमाश पर एक मुक्का मारता है। युनची की शक्ति में वृद्धि से हमलावर पूरी तरह से चौंक जाता है और जो कुछ वह देख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। बिना एक पल गंवाए नायक अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह एक बार फिर पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक सुरक्षा गार्ड आता है और चिल्लाकर पूछता है कि सभी छात्रों के बीच क्या हो रहा है। वो डिंगजू को जमीन पर बेहोश पड़ा पाता है और पूछता है कि क्या आसपास कोई उपचारक मदद के लिए है। आसपास के छात्र सवाल करते हैं कि क्या नायक सचमुच लेवल 5 का है, क्योंकि उसने अपनी असली शक्ति स्पष्ट रूप से छिपाई थी। पृष्ठभूमि में 2 लड़कियां ये दृश्य देख रही हैं, जो युनची द्वारा प्रदर्शित शक्ति से प्रभावित है। गार्ड एक शिक्षक को इस झगड़े के लिए फटकार लगाता है और कहता है कि हॉल के अंदर लड़ाई वर्जित है। शिक्षक फर्श पर पड़े डिंगजू की उपेक्षा करता है और युनची पर एक नायक के वंशज पर हमला करने का आरोप लगाता है। एमसी इस अन्याय से क्रोधित हो जाता है और प्रशिक्षक को बेशर्म कहता है, जिससे उसका आभामंडल भड़क उठता है। उसकी आंखें बैंगनी रंग की शक्ति से चमक उठती है और वो उस आदमी को एक चुनौतीपूर्ण और डरावनी नजर से घूरता है। शिक्षक हमला करता है, लेकिन एमसी एक हाथ से उसे रोक देता है और उसका ऊर्जा हथियार चकनाचूर कर देता है, जिससे वो सदमे में आ जाता है। हमारे नायक के शक्ति प्रदर्शन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिर वो शिक्षक के पक्षपात पर सवाल उठाता है, जिसने सिर्फ डिंगजू की बात सुनी थी।
वह आदमी इस आरोप से आग बबूला हो जाता है और युवक को बकवास बंद करने के लिए चिल्लाता है। वह सोचता है कि यह किस तरह का उपकरण है, क्योंकि पूरी ताकत के बिना भी उसका एसएप अवरुद्ध हो गया था। नायक कहता है कि यह सिर्फ एक टिप्पणी थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका शिक्षक ऐसा है। शिक्षक संघर्ष की जांच करने का वादा करता है, लेकिन वह बस युवक की शक्ति और उसके किसी तरह के समर्थन के बारे में ही सोच पाता है। वह अपनी अंगूठी देखता है जो क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये लेवल 21 की वस्तु है, इसलिए ये ज्यादा शक्ति नहीं झेल सकती। वह जानता है कि यह वस्तु शिक्षक के सामने कमजोर है, इसलिए वह उसे सजा के तौर पर हॉल से बाहर निकालने का सुझाव देता है, जिससे वो आदमी सदमे में आ जाता है। शिक्षक अवाक रह जाता है, इसलिए वह मुड़कर अपने दोस्त कियाओ जी को अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। छात्रों को विश्वास नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा और कहते हैं कि वो शिक्षक को रोकने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय है। आखिरकार शिक्षक को जमीन पर पड़े लड़के की याद आती है और वो डिंग जू के लिए उपचार मंत्र मांगने के लिए बेताब हो जाता है। अंदर अफरा तफरी मची रहती है। हमारा नायक और उसका दोस्त शांति से प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। नायक सोचता है कि कोई भी जीवित नहीं बचा और उसके दोस्त बेनबेन को उस तथाकथित नायक ने बहुत पहले ही मार डाला था। उसका दोस्त युन क्यू के उदास चेहरे को देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वह उस समय क्या सोच रहा है। नायक सोचता है कि उसका दोस्त बिना सोचे समझे जवाब दे देगा, इसलिए वह नायक डिंग कुन के विशिष्ट कार्यों के बारे में पूछता है। उसका दोस्त घबरा जाता है और नायक डिंग कुन के कार्यों को याद करने की कोशिश करता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसे ठीक से याद है या नहीं। वो बताता है कि नायक को युन क्यू की साजिश का पता चल गया था और उसने मदद के लिए एक तहखाने के पास घात लगा रखा था। हमारा नायक उत्सुक हो जाता है और कालकोठरी के पास घात लगाए बैठे व्यक्ति से सवाल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहानी में युद्ध के बाद विजयी डिंग कुन को द्वार के सामने अपने पराजित शत्रुओं के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। युद्ध भीषण था और कई योद्धाओं ने इस महायुद्ध में जीवित रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अराजकता के बीच नायक जख्मों से लदा हुआ था, लेकिन आंखों में क्रोध लिए लड़ता रहा। उसका दोस्त बताता है कि डिंग कुन हमेशा कालकोठरी संकट का समाधान करना चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की। राजा द्वारा पदोन्नत होने के बाद उसने पूरे देश में युद्ध किया और कई जगहों को विभिन्न संकटों से बचाया। उसके सबसे प्रसिद्ध कारनामों में से एक विंटरफेल शहर का महाविनाश था, जहां उसने भीड़ का सामना किया था। शहर का नाम सुनकर नायक एक उदास और स्मृतियों से भरी नजर से विंटरफेल दोहराता है। उसका दोस्त उसे विंटरफेल में डिंग कुन की एक मूर्ति दिखाता है और नायक उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो मूर्ति के हाथ में तलवार देखता है और अपने साथी से पूछता है, क्योंकि हथियार बहुत जाना पहचाना लगता है। लड़का बताता है कि यह तैरती हुई बादल तलवार है, जिसका इस्तेमाल गद्दार युन शी को मारने के लिए किया गया था, और यह एक उच्च स्तरीय वस्तु है। हमारा नायक गुस्से में है क्योंकि उसे पता चलता है कि न केवल उसका गौरव और उसके कर्म उस आदमी ने चुराए हैं, बल्कि डिंग कुन ने उसकी तलवार भी चुरा ली है। इसलिए वह तय करता है कि वह पहले नकली नायक को मार गिराएगा। दृश्य विशाल और आलीशान डिंग परिवार की हवेली में बदल जाता है, जो शक्ति और धन से भरपूर है। नायक परिसर में पहुंचता है और पाता है कि स्तर 29 और 30 के 3 गार्ड इलाके में गश्त कर रहे हैं। अचानक एक ताकतवर गार्ड को उनकी उपस्थिति का आभास होता है और वो उनकी ओर मुड़ जाता है। नायक और उसका साथी पकड़े जाने से बचने के लिए जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन गार्ड बस मुस्कुराता है और उन्हें बदमाश कहता है, उनके खतरे को पूरी तरह से कम करके आंकता है। नायक गार्ड की धारणा से चौंक जाता है और सोचता है कि शायद उसमें स्काउटिंग की क्षमता है। उसका दोस्त घबरा जाता है और कहता है कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा मजबूत पहरेदार है, लेकिन लड़का दृढ़ निश्चयी है और कहता है कि वो नकली नायक डिंग कुन को सीधे तौर पर मारना चाहता है। हालांकि धोखेबाज अपना सारा समय एक उच्च स्तरीय कालकोठरी में बिताता है जहां पहुंचना मुश्किल है। ये स्थान अब सेना द्वारा संरक्षित है और आप केवल एक विशेष पास के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। हमारा नायक तब यह निष्कर्ष निकालता है कि डिंग परिवार को ये पास हवेली के अंदर रखना होगा। वो सवाल करता है कि एक छोटे परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए इतने सारे पहरेदारों की आवश्यकता क्यों होगी। उसका साथी समझाता है कि चूंकि वे एक नायक के वंशज हैं, इसलिए उनके पास एक निजी योद्धा है जो पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि उसने कभी किसी घर के अंदर कालकोठरी की कल्पना नहीं की थी। दोस्त बताता है कि निम्न स्तरीय कालकोठरी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। दोस्त कहता है कि केवल अमीर लोग ही ऐसा सपना देख सकते हैं, क्योंकि डिंग के जूते में पहरेदार हैं जो जब चाहें अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। इस बीच उनके जैसे आम छात्र केवल स्कूल अभ्यास के दौरान ही शिकार करते हैं और उन्हें राक्षसों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। लड़का तब सोचता है कि उसके युग से समय कितना बदल गया है। फिर वो सवाल करता है कि क्या अमीर और शक्तिशाली होने से
एक उच्चतर स्तर पर और उसका साथी सहमत हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति लगभग 15-20 स्तर तक स्नातक होता है और कालकोठरियों तक पहुंच के बिना वो स्थिर हो जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को कालकोठरियों से संबंधित कोई नौकरी मिल जाए, जैसे कि खनिक, तो वो विकसित हो सकता है। डिंग हाउस के रक्षक 30 स्तर के करीब पहुंचने के लिए परिवार की कालकोठरी का उपयोग करते हैं। इससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आमतौर पर सेना में भर्ती होना पड़ता है। एक अन्य विकल्प कुलीन कालकोठरियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी संघ या सैन्य अकादमी में शामिल होना है। एमसी समझता है कि मजबूत बनने के लिए उसे हर कीमत पर उस पास की आवश्यकता है। उसका साथी उसे वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि रक्षकों के साथ स्तर का अंतर उनके लिए बहुत अधिक है। वह जानता है कि उसकी वर्तमान शक्ति रक्षकों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। संरक्षित सर्वोच्च राजा लियो वेई की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उसे याद है कि 30 स्तर की स्काउट क्षमताओं का प्रभाव क्षेत्र छोटा होता है, जैसे ईगल आई या उन्नत श्रवण। ये जगह जिंदगी मौत की कालकोठरी नहीं है, इसलिए ज्यादातर पहरेदार काफी लापरवाह और निश्चिंत हैं। उसका साथी उलझन में है और समझ नहीं पा रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जगह में पहरेदार इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। एमसी को लगता है कि उसके पिछले जन्म के उच्च स्तरीय कालकोठरियों की तुलना में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ढीली है। सहकर्मी बहस करने की कोशिश करता है तो लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। अपने दोस्त की ओर देखते हुए एमसी पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। कियाओ जी जवाब देता है कि वह जरूर बदलना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि किसी अच्छे गिल्ड में शामिल होने का ही एकमात्र रास्ता है। वो सवाल करता है कि क्या गिल्ड कुछ बदलते हैं और अपने दोस्त को गद्दार कियाओ एन के परपोते कियाओ जी के रूप में देखता है। चश्मा पहने दोस्त के पास शब्द नहीं है। वह हैरान है, क्योंकि इंसान की किस्मत सिर्फ वर्तमान में ही बदल सकती है। मुख्य न्यायाधीश कहता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य केवल वर्तमान में ही बदला जा सकता है और वह अनिश्चित भविष्य पर दांव नहीं लगाएगा, इसलिए वह इस कालकोठरी को हाथ से जाने नहीं देगा। वो सीढ़ियां चढ़ता है और अपने दोस्त से कहता है कि वह खुद तय करे कि वह उसके पीछे आना चाहता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश फिर उसे उकसाता है और पूछता है कि क्या उसका वंशज भी वही चुनाव करेगा जो वो अभी कर रहा है। कियाओजी इस सवाल से बहुत हिल जाता है और अपनी विरासत के बारे में सोचकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए वह उसके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को अकेले इस विनाश की ओर नहीं जाने दे सकता। लड़का उसे चुप कराता है और फुसफुसाता है कि यहाँ स्काउट क्षमताओं का कोई निशान नहीं है। उसे एहसास होता है कि अगर वह अपनी आवाज धीमी रखे और गार्ड की नजरों से बच जाए तो वह अंदर जा सकता है। फिर दोनों दीवार फांदकर नीचे खड़े गार्ड को बिना देखे ही चकमा दे देते हैं। सही मौके का फायदा उठाकर वे डिंग परिवार के परिसर में घुस जाते हैं। कियाओ जी सदमे में है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे डिंग परिवार की संपत्ति पर ऐसा कुछ मिलेगा। उनके सामने बैंगनी अस्थिर आभा वाला एक भूमिगत तहखाना दिखाई देता है। तहखाने के अंदर उन्हें लेवल 6 और लेवल 8 के ज़ॉम्बी भी मिलते हैं। एमसी बताता है कि वहां राक्षस कम हैं, क्योंकि डिंग परिवार को बार बार उस जगह को साफ करना पड़ता है। फिर वह अपने दोस्त को आगे धकेलता है और उसे उन 2 राक्षसों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने के लिए कहता है। कियाओ जी घबरा जाता है, ये सोचकर कि उन जीवों को अकेले हराना नामुमकिन है। चश्मा पहने लड़का हताश होकर चीखता है, अपने दोस्त पर भरोसा करने के लिए विश्वासघात महसूस करता है। उसे तुरंत इस खतरनाक जगह पर नायक के पीछे जाने का पछतावा होता है। लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि वह घर जाना चाहता है, बस एक ढाल से अपनी रक्षा कर सकता है। एमसी बताता है कि सूजी लेवल 6 ढालधारी है। एमसी कहता है कि वह देख रहा है और गारंटी देता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। सूजी लेवल 6 ढालधारी के रूप में उसकी स्थिति देखकर हैरान है। फिर एक भयंकर दहाड़ के साथ वो उस ज़ॉम्बी पर हमला करता है और अपनी चमकती ढाल से उसे कुचल देता है। लेकिन चश्मा पहने लड़का घबरा जाता है, क्योंकि लेवल 8 का राक्षस उस पर पीछे से हमला करता है। दुश्मनों से डरते हुए वो खुद को जमीन पर जितना हो सके टेक करता है। नायक ये दृश्य देखता है और उसे एहसास होता है कि वह अपनी क्षमता के बारे में सही था। सूजी एक डरपोक बिल्ली है, लेकिन उसकी स्थिति और बचाव की प्रतिभा बहुत सटीक है। इस वजह से वह हमेशा खतरे में दिखता है, लेकिन उसकी सेहत पर जरा भी असर नहीं पड़ता। लेकिन एक मजबूत ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है और लड़का चिल्लाता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तभी एमसी हरकत में आता है और एक ऐसा कौशल सक्रिय करता है जो उसके हमले को 70% बढ़ा देता है। लड़ाई के बाद सूजी ये देखकर चौंक जाता है कि उसका लेवल 7 हो गया है। एमसी समझाता है कि अनुभव लड़ाई में हर व्यक्ति के योगदान के आधार पर बटा होता है। उसका नया बोन ब्लेड बहुत मजबूत है और उसके हमले को 62 पॉइंट बढ़ा देता है। नायक अपने दोस्त की चपलता पर ध्यान देता है और पूछता है कि वह अपने गुण अंक कैसे बांटता है। उसे जवाब अजीब लगता है,
क्योंकि धालधारी आमतौर पर चपलता पर ध्यान नहीं देते। चश्मे वाला लड़का समझाता है कि चपलता के बिना वह धीमा होगा और पार्टियों में शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन मुख्य प्रशिक्षक उसे भविष्य के बारे में सोचने की सलाह देता है, क्योंकि उन्नत वर्गों के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। गढ़ किले वर्ग के लिए 60 सहनशक्ति और 90 रक्षा की आवश्यकता होती है। सूजी निराश हो जाती है और कहती है कि स्तर 60 केवल एस रैंक के योद्धाओं के लिए है। तभी नायक उसके कंधे पर हाथ रखकर यह जताता है कि उसे उसकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। नायक कहता है कि अब से सू एस रैंक बनने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। वो उसे सही करता है और एस रैंक से कहीं आगे की चीजों के बारे में सोचने को कहता है, जिससे लड़का हैरान रह जाता है। अपने दोस्त को प्रेरित करने के बाद एमसी को एहसास होता है कि उसे भी अपनी कक्षा में आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी। उसका सहायक वर्ग मिरर वर्ल्ड नामक एक छिपे हुए कौशल की बदौलत ही अलग पहचान बना पाया है। फिर वह सोचता है कि अगर उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती है तो उसका अगला वर्ग विकास पहले ही तय हो चुका है। एक सिस्टम विंडो खुलती है जो उसे सूचित करती है कि उसके कौशल ने 2000 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। मिरर वर्ल्ड एमसी अभी भी कुछ एक्सपी हासिल करने और अपने कौशल को बढ़ाने की कोशिश में है। वह एक ब्लेड क्षमता को सक्रिय करता है और कुलीन राक्षस पर एक जोरदार प्रहार करता है। धोखेबाज ब्लेड कौशल उसके हमले को 70% बढ़ा देता है, लेकिन तभी समय समाप्त हो जाता है। हमारा नायक स्तब्ध रह जाता है। इतने शक्तिशाली प्रहार के बाद भी वो प्राणी अभी भी पराजित नहीं हुआ है। उसकी आक्रमण शक्ति का बफ गायब हो गया है और लालच का दानव अभी भी खड़ा है, दूसरे दौर के लिए तैयार। उसे एहसास होता है कि यह कौशल मजबूत है, लेकिन ये लंबी खींची हुई लड़ाइयों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसकी सहनशक्ति भी कम है, जिसका मतलब है कि उसे अपनी लड़ाइयां जल्दी खत्म करनी होंगी और उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक साथ 2 स्तर ऊपर चढ़ गया और 17वें स्तर पर पहुंच गया। इस तरह राक्षसों को खत्म करने से न केवल उसके मिरर वर्ल्ड कौशल को अनुभव मिलता है, बल्कि कुछ अच्छी लूट भी पीछे छूट जाती है। तभी हमारे नायक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह आने वाले खतरे के लिए हाई अलर्ट पर चला जाता है। उसे जो खतरा महसूस हुआ वो पहरेदार थे, इसलिए वह ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर फेंकता है। डिंग परिवार के पहरेदार अक्सर इलाके में गश्त कर रहे हैं, लेकिन वे हमारे नायक को परछाई में छिपे हुए नहीं देख पाते। कियाओजी के साथ उसे एहसास होता है कि राक्षसों की आबादी कम हो गई है और पकड़े जाने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वह सोचता है कि उसे राक्षसों से कैसे लड़ना है, गश्ती दल से कैसे बचना है और अपने कौशल का प्रबंधन कैसे करना है, सब एक साथ। ये सारा दबाव उस पर हावी होने लगा है। तभी एक नई स्किल बुक उसकी नज़र में आती है। वो अपने कौशल का विश्लेषण करता है और पाता है कि हर उल्टी हुई क्षमता सीधे मुकाबले के लिए उपयोगी नहीं होती, लेकिन उसका कौशल उल्टना स्तर 1 पर भी बेहद शक्तिशाली है और वह इसे और आगे बढ़ाने के लिए बेताब है। इसलिए युआन की तय करता है कि उसे अपनी क्षमता को और तेजी से विकसित करने के लिए एक साहसिक योजना की जरूरत है। तेदेया इस क्षेत्र के बॉस को हराकर अपने मिरेवल्ड कौशल को सीधे स्तर 2 पर ले जाएगा। वह बड़े बॉस को खोजने के लिए केंद्रीय क्षेत्र में जाने का फैसला करता है और आखिरकार उसका सामना करता है। वे केंद्रीय क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां रिकॉन के कौशल ज्यादा सक्रिय है। हमारा हीरो चौकन्ना रहता है क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज दुश्मनों को आकर्षित कर सकती है और उनकी स्थिति का पता लगा सकती है। युआन की आखिरकार बॉस की मान ढूंढ लेता है, जो ढेर सारे पहरेदारों और जादुई जंजीरों से सुरक्षित है। कियाओजी एक नियंत्रित बॉस को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि अकादमी के क्षेत्रों में ऐसा कभी नहीं होता। वे पहरेदारों को देखते हैं और पाते हैं कि उन्हें पकड़ने वाली जंजीरें एक उच्च स्तरीय वस्तु है। नायक स्थिति का विश्लेषण करता है और समझता है कि बॉस पर हमला करने से उन पर और भी दुश्मन टूट पड़ेंगे। वह जानता है कि अपने मौजूदा स्तर पर वो उन सभी से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसकी नज़र एक अकेले पहरेदार पर पड़ती है जो इधर उधर भटक रहा है। युआन की एक एक करके पहरेदारों को खत्म करने का फैसला करता है, इसलिए वह एक तेज और खामोश सरप्राइज अटैक के लिए एक स्किल एक्टिवेट करता है। ये हमला सीधा होता है और हमारा हीरो बिना कोई आवाज किए पहरेदार को निष्क्रिय कर देता है। अब दुश्मन के पकड़े जाने के बाद युआन की उससे कुछ अहम जानकारी के लिए पूछताछ करने के लिए तैयार हो जाता है। पकड़ा गया पहरेदार घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कसम खाता है कि वो सब कुछ उगल देगा क्योंकि डिंग परिवार की तनख्वाह तो वैसे भी बहुत कम है। युआन की चुप रहता है, बस उस आदमी की बेतहाशा बकबक को देखता रहता है, उसे बिना किसी रुकावट के बात करने देता है। हमारा नायक के राज्य के पास के बारे में पूछता है। गार्ड कहता है कि मालिक के कमरे में कई है और वे दुर्लभ भी नहीं है। उस आदमी को लगता है कि हमारा नायक जरूर पुराने हीरो लॉर्ड का प्रशंसक होगा, इसीलिए वह इतना जबरदस्त और डराने वाला व्यवहार कर रहा है।
नायक का आभामंडल देखकर गार्ड इसकी पुष्टि करने के लिए दौड़ा। उसने मालिक को कई बार हेड गार्ड के साथ उन पासों का इस्तेमाल करते हुए जाते देखा है। वह समझाता है कि वे अस्थायी पास हैं जिनका कोई पंजीकृत डेटा नहीं है, लेकिन बिना किसी अनुरक्षक के उन्हें तुरंत रोक दिया जाएगा। युआनकी ने आक्रामक तरीके से उसका कॉलर पकड़ लिया। वो गार्ड से कहता है कि यह उसका काम नहीं है और चेतावनी को अनसुना कर देता है। अब हमारा नायक गार्ड से सब कुछ सौंपने की मांग करता है। वो उस आदमी को अभी अपने सिस्टम का सामान खाली करने का आदेश देता है। गार्ड को बंधक बनाकर युआनकी और कियाओजी किसी कौशल का इस्तेमाल करके उस जगह से बिना देखे निकल जाते हैं, हवेली से बाहर निकल जाते हैं। हमारे नायक को पकड़े गए गार्ड की एक कौशल पुस्तिका मिलती है। वह आदमी कसम खाता है कि उसके पास यही एकमात्र मूल्यवान वस्तु है। वह आदमी बस डिंग परिवार के बारे में शिकायत करता रहता है, कहता है कि वे कंजूस हैं और अपने पहरेदारों को पर्याप्त वेतन नहीं देते। ये कौशल उपचार मंत्र के प्रयोग के बाद गुणों को बढ़ाता है, लेकिन पहरेदार कहता है कि आंतरिक निवास के अंदर इस तरह के और भी कौशल हैं। बंधक डिंग परिवार की ओर इशारा करता है। बंधक ने बताया कि बिना इजाजत के पहरेदार भी अंदर नहीं जा सकते। वह आदमी कहता है कि वहां सभी लोग 30 या उससे ऊपर के स्तर के हैं और उनके पास सबसे अच्छे उपकरण हैं, इसलिए उन्हें पहरेदारों की जरूरत भी नहीं है। युआनकी पूछता है कि क्या पास घर में है। पहरेदार घबरा जाता है और उसे चेतावनी देता है कि परिवार का मुखिया अंदर है। बंधक बताता है कि घर का मालिक 42वें स्तर का है। वह जोर देकर कहता है कि नायक के जीतने की कोई संभावना नहीं है। बंधक परिवार के सदस्यों के स्तर के बारे में सब कुछ बता देता है। सबसे मजबूत सदस्य जो 50 या उससे ऊपर के स्तर के हैं, काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। युआनकी को आस्म खतरे का एहसास होता है। उसे अपने से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर के दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। फिर हमारा नायक पहरेदार को जमीन पर गिरा देता है। वह अपने साथी की ओर मुड़ता है और उसे नाम से पुकारता है, कियाओजी। वो कियाओजी को वहीं रुकने का आदेश देता है। हमारे नायक के पास एक योजना है। वो परिवार के मालिक को फुसलाकर बाहर ले जाएगा। डिंग हवेली के अंदर एक गुप्त क्षेत्र है, जहां एक विशालकाय प्राणी बैंगनी ऊर्जा जंजीरों से बंधा हुआ है। परिवार इन जंजीरों का इस्तेमाल एक बॉस को नियंत्रित करने के लिए करता है। जब तक वह जीवित है, यह क्षेत्र मौजूद है और वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ सुरक्षित रखने का तरीका आसान है। वे उस ताले पर नजर रखने के लिए पहरेदार तैनात करते हैं जो राक्षस को बांधता है। फिर नायक एक विचलित पहरेदार के पास चुपके से पहुंचता है, ये सोचकर कि उनका तरीका तभी काम करता है जब कोई इतना मूर्ख न हो कि ताला खोल सके। हमारा नायक पहरेदार को पीछे से पकड़ लेता है और एक छोटा सा राज बताता है। वह अपने पिछले जन्म में इन जंजीरों को खोलना सीख चुका है। अचानक जंजीर वाला प्राणी बेतहाशा छटपटाने लगता है, जिससे वहां मौजूद परिवार के सदस्य चौंक जाते हैं। युआनकी स्तर 60 की लड़ाकू जंजीरों का इस्तेमाल करता है। ये परिवार के मालिक को बाहर निकालने की एकदम सही योजना है। कैद बॉस पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और ऊर्जा से भर जाता है। अचानक मची अफरा तफरी के बीच पहरेदार घबरा जाते हैं। क्षेत्र के बाहर परिवार का मुखिया शोर सुनकर चिढ़ जाता है और सभी सैनिकों को तुरंत पोर्टल में प्रवेश करने का आदेश देता है। पास में चाबी छिपाकर योजना को बखूबी काम करते हुए देखता है और लक्ष्य युआनकी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। एमसी को अपना लेवल 60 का गियर मिल जाता है और इस नई शक्ति के साथ वह आखिरकार आंतरिक निवास पर आक्रमण कर सकता है। इसी बीच डिंग परिवार के मुख्य निवास पर एक कार आकर रुकती है और एक नौकर किसी आदमी का स्वागत करता है। ये डिंग हाओ है, परिवार का दूसरा स्वामी, एक लेवल 42 योद्धा, और वह पूरी स्थिति से काफी नाराज दिख रहा है। मूंछों वाला आदमी कार का दरवाजा खोलता है और मुस्कुराते हुए किसी वेन शाओ को बाहर निकलने के लिए कहता है। स्कूल यूनिफॉर्म में 2 युवतियां गाड़ी से बाहर निकलती हैं। एक के बाल सुनहरे हैं और दूसरी के बाल काले। दोनों हमारे एमसी के स्कूल की हैं। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ वह महिलाओं का अपने साधारण निवास में स्वागत करता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर उलझन छा जाती है क्योंकि वह अपने सामने कुछ अजीब सा देखता है। बिना कुछ सोचे समझे वह आदमी नौकर को रास्ते से हटा देता है और उसे रास्ता न रोकने के लिए कहता है। फिर समूह हवेली में प्रवेश करता है। बेचारा नौकर जमीन पर पड़ा हुआ एक पेड़ के पीछे छिपकर एमसी का दोस्त ध्यान से पूरा दृश्य देखता है। एमसी के आते ही वो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि डिंग परिवार अभी अभी घर लौटा है। उसका दोस्त उसे घूरता है और जानना चाहता है कि वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया और उसके चेहरे पर यह डर क्यों है। फिर वह बताता है कि वह राक्षस लेवल 30 का गुप्त क्षेत्र का स्वामी है, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं है। उसके हस्तक्षेप के बिना वे उस जीव को रोक नहीं पाएंगे। फिर वह अपने दोस्त से पूछता है कि उसने क्या देखा। उसका दोस्त हवेली की ओर गंभीर भाव से देखता है और कहता है कि वह आदमी। फिर वह बताता है कि जिस आदमी को लात मारी गई थी,
लेवल 17 का क्योली असल में उसका चाचा है। दोस्त बताता है कि जब युनशी ने विद्रोह किया तो उसका परिवार खत्म हो गया। वह आगे कहता है कि एक तरह से इससे उन्हें और अपमान से बचा लिया गया। तब से कियाओ परिवार साम्राज्य की क्रूरता और तिरस्कार का शिकार रहा है। नायक डिंग कुन के गुप्त आदेशों के बाद उनके खिलाफ उत्पीड़न और भी गंभीर हो गया। अंत में उनके पास डिंग परिवार के नौकर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कियाओ परिवार को जीवित रहने के लिए डिंग के दान पर निर्भर रहना पड़ा, पूरी तरह से अधीनता में रहना पड़ा। लड़का कहता है कि उसके पूर्वजों ने भी एक बार हालात बदलने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके पिता पागल हो गए और उसके चाचा डिंग परिवार के लिए गुलाम बन गए। अब वह सोच रहा है कि क्या उनके साथ जाना सही फैसला था भी या नहीं। नायक उसकी ओर मुड़ता है और कहता है कि उसे आंतरिक निवास में जाना होगा। हताश होकर उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि डिंग जू के पिता वहां है। लेकिन हमारा मुख्य पात्र कहता है कि लोगों द्वारा शासित इस युग में जोखिम उठाए बिना कोई उम्मीद नहीं है। उसका मानना है कि अगर आप बहुत ज्यादा हिचकिचाएंगे तो कुछ काम कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए वो अपने दोस्त की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन लड़ने का फैसला उसे पहले करना होगा। दोस्त घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वे सचमुच एक कुलीन कबीले का सामना कर सकते हैं। नायक कहता है कि वो असल में सिर्फ उस एक परिवार का सामना नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसका दोस्त साहस से भर जाता है और एक नया आभामंडल उसे पूरी तरह से घेर लेता है। इजरी सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के खिलाफ है। एक ही कबीला हवेली के अंदर दूसरा स्वामी सोच रहा है कि गुप्त क्षेत्र का स्वामी कैसे बच निकला। ये स्थिति देखकर लड़कियों में से एक पूछती है कि क्या वो व्यस्त है और किसी और दिन आने का प्रस्ताव देती है। लेकिन मूंछों वाला लड़का कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा भाई इसे संभाल सकता है। वह आगे कहता है कि उसके पिता और तीसरा भाई पहले ही मदद के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा वो बताता है कि उन्होंने अपने हीरो दादा से संपर्क किया है, जो उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। पास में छिपे हमारे एमसी ने बातचीत सुन ली और पुष्टि की कि दादा ही नकली हीरो डिंग कुन है। उसे याद आया कि उस आदमी के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको एक विशेष परमिट और एक अनुरक्षक की आवश्यकता होती है। दृश्य को देखते हुए वह देखता है कि गोरी लड़की का सामाजिक स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वह उसके नाम यू मियाओ के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या एक ही उपनाम होना महज एक संयोग है। फिलहाल वो प्रवेश परमिट प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है और उस क्षेत्र की जासूसी जारी रखता है। तभी काले बालों वाली लड़की शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। दो नौकरानियां हंसती बोलती हुई गुजरती है, किसी भी अजीब चीज से बेखबर। नायक अपना चेहरा छिपाने के लिए नकाब पहने हवेली में चुपके से घुस जाता है। अपनी बैंगनी आंखों से वो अपने आसपास के माहौल का विश्लेषण करता है और अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। अचानक हमारा एमसी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां शायद वो जानकारी हो जिसकी उसे तलाश है। बाहर डिंग परिवार का मुखिया और उसका नौकर एक पोर्टल से एक वश में किए गए राक्षस के साथ निकलते हैं। ये डिंग पेंग लेवल 42 है और उसे शक है कि किसी ने जानबूझकर राक्षस को बाहर जाने दिया है। वो अपने पहरेदारों को घुसपैठिए को ढूंढने के लिए अंदर के घर को सील करने का आदेश देता है। वो आदमी सोचता है कि वो युवती के आने में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दे सकता। एमसी परमिट के लिए एक डेस्क ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो वस्तुओं के आर पार जाने के लिए फेस शिफ्ट नामक एक कौशल का उपयोग करता है। इस तकनीक से वो 4 सेकंड के लिए ठोस वस्तुओं के आर पार जा सकता है। एक दराज के अंदर उसे एक डायरी और कुछ अन्य रहस्यमयी किताबें मिलती हैं। वो डायरी उठाता है और उसे पलटता है। उसे जो मिला उससे वो उलझन में है। उसे कई उच्च गुणवत्ता वाले कौशल ग्रिमोर मिलते हैं। अब वो इलाके में गश्त कर रहे गार्डों से घिरा हुआ है, घुसपैठियों की तलाश में। छिपे हुए एमसी के दोस्त को ये देखकर घबराहट होने लगती है कि सभी गार्ड उसके पास आ रहे हैं। उसे लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और उसे डर है कि उसका दोस्त बच नहीं पाएगा। उसे अपने परिवार की पीड़ा याद आती है और लगता है कि अगर वह पकड़ा गया तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। उसके लोगों पर अत्याचार की एक याद उसके जहन में कौंधती है, जो शक्तिशाली कबीले की क्रूरता को दर्शाती है। वो कम से कम खुद को बचाने के लिए अकेले भाग जाने के बारे में सोचता है, लेकिन आखिरी पल में वह हिचकिचाता है और एक बड़े संघर्ष में फंसकर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। तभी एमसी के अपने फैसले खुद लेने के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। इसलिए वह गार्डों का ध्यान खींचने और रास्ता बनाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। हवेली के आदमी उसे तुरंत देख लेते हैं और उनमें से एक शोर की ओर इशारा करता है। वह तेजी से भाग जाता है, जिससे नायक का ध्यान भटक जाता है और वह भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वह नायक से विनती करता है कि वह किसी कौशल का इस्तेमाल करके और भी अराजकता फैलाते हुए पकड़ा न जाए।
ये दृश्य देखकर नायक समझ जाता है कि उसके दोस्त ने अपने डर पर काबू पा लिया है और वापस लड़ने का फैसला किया है। वो खिड़की से बाहर कूदता है और चिल्लाता है कि उसके पास जंजीरें और किताबें हैं, और पहरेदारों को चुनौती देता है। एक सैनिक तुरंत अपने आदमियों को दोनों घुसपैठियों का पीछा करने का आदेश देता है। कौशल की धीमी रोशनी सक्रिय हो जाती है और सिस्टम द्वारा इसका प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है। परिवार के मुखिया को एहसास होता है कि लक्ष्य भाग नहीं रहा है, वो गुप्त क्षेत्र की ओर जा रहा है। दोस्त पूछता है कि उसने सभी पहरेदारों को क्यों हटा दिया। नायक समझाता है कि इतने सारे पहरेदारों के चले जाने के बाद गुप्त क्षेत्र के स्वामी को पहले ही मार गिराया जा चुका होगा। फिर वो पोर्टल में कूद जाता है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई का मतलब है कि राक्षस का एचपी कम है। ये किस तरह का कौशल है, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। सिस्टम विंडो दिखाती है कि यह तकनीक कुछ सैनिकों पर असामान्य स्थितियां पैदा करती है और नाकाम रही है। दुश्मन योद्धाओं में से एक अपने एक साथी के घायल होने पर हताश होकर चिल्लाता है। प्रभावित रक्षक की स्थिति भ्रमित हो जाती है और उसके सहयोगी इस कौशल की प्रभावशीलता पर विश्वास नहीं कर पाते। इस गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए नायक भ्रमित सैनिकों के बीच से तेजी से आगे बढ़ता है। उसे बस इस भीड़ को पार करके अंततः कमजोर स्वास्थ्य वाले स्वामी तक पहुंचने की जरूरत है। योद्धा घबरा जाते हैं, नियंत्रण कौशल के लिए चिल्लाते हैं और धारधारियों को दोष देते हैं। ये देखकर नायक उनकी ओर तिरस्कार से देखता है और उनमें टीमवर्क की कमी को देखता है। कप्तान अपने सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और उन्हें एक आदमी के खिलाफ डटे रहने के लिए चिल्लाता है। उन्हें लगता है कि अगर वे उसे पकड़ लेते हैं तो वह मर जाएगा, लेकिन नायक स्वामी पर एक जोरदार प्रहार करता है। पीछे से डिंग पेन प्रकट होता है और गुस्से से अपने आदमियों से घुसपैठिए को रोकने के लिए चिल्लाता है। फिर वह खुद समस्या से निपटने का फैसला करता है, खुद को लेवल 42 का योद्धा बताता है। आग की लपटों में घिरा परिवार का मुखिया छलांग लगाता है और हमारे एमसी पर एक विनाशकारी हमले की तैयारी करता है। परिवार के मुखिया के हमले के लिए तैयार होते हुए सी की आंखें चमक उठती हैं। एक तेज चाल से वह ऊर्जा जंजीरों से जलते हुए हथियार को रोक देता है। वह हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा उसने शुरू से योजना बनाई थी। हालांकि वो उस वस्तु का इस्तेमाल करने लायक उच्च स्तर का नहीं है, फिर भी वो उसकी अविश्वसनीय मजबूती का फायदा उठा सकता है। इसलिए वो जंजीरों का इस्तेमाल करके भगवान को पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी मजबूती लेवल 60 की वस्तु जितनी होती है। उसे उम्मीद है कि विस्फोट का असर उस प्राणी को पकड़े हुए सील को तोड़ने के लिए काफी होगा। टक्कर के जोर से वो उड़ जाता है, लेकिन वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए गति का इस्तेमाल करता है। बस इसी तरह घुसपैठिया भगवान के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जो अभी भी कमजोर और कमजोर है। परिवार के मुखिया को सवारी के लिए धन्यवाद देता है, जिससे वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। हमारा एमसी तब घोषणा करता है कि वो इस स्वामी से सारा अनुभव अपने लिए ले लेगा। उस प्राणी को हराने के बाद वो एक साथ 3 स्तरों पर पहुंच जाता है और उसका दर्पण जगत कौशल भी विकसित होता है। एक सिस्टम सूचना पुष्टि करती है कि उसकी गुप्त तकनीकों का अनुभव अधिकतम हो गया है। डिंग पेन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एमसी के दुस्साहस का अंत करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तैयार कर लेता है। एमसी राक्षस के शरीर पर खड़ा रहता है, जबकि पहरेदार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो शांति से सिस्टम स्क्रीन को देखता है, जो दिखाती है कि उसका कौशल अब स्तर 2 पर है। आश्चर्य की चीख सुनाई देती है जब उस आदमी का जलता हुआ हथियार एमसी पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। योद्धा का नेता भ्रमित हो जाता है, क्योंकि एमसी उनके सामने ही गायब हो गया था। एमसी दर्पण जगत नामक एक अजीब हरे भरे स्थान पर फिर से प्रकट होता है। इस नए आयाम में उसे दुश्मन बॉस का एक प्रेत दिखाई देता है, जो इस स्थिति से पूरी तरह स्तब्ध है। तभी एक स्क्रीन पर उसका नया कौशल मिरर वॉक प्रदर्शित होता है और वह समझ जाता है कि अब वो एक समानांतर दुनिया में है। उसका मिरर वर्ल्ड कौशल सामने आता है और उसे एहसास होता है कि स्वामी को मारने से तकनीक विकसित हो जाएगी। हवेली में वापस आकर बैठक कक्ष में मेहमानों के बीच अजीब तरह से शांति का माहौल है। गोरी लड़की बाहर हो रहे शोर पर टिप्पणी करती है और कहती है कि उस आदमी को उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। डिंग हॉस इस स्थिति का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये बस कुछ चोर हैं और उसका बड़ा भाई उन्हें संभाल सकता है। इस बीच परिवार का मुखिया अपने पहरेदारों पर चिल्ला रहा है कि वे स्वामी की रक्षा करने में बहुत धीमे हैं। फिर वह स्काउट्स और तीरंदाजों को आदेश देता है कि वे उसका पीछा करें और उस घुसपैठिए का पीछा करें जो अंदर घुस आया है। नायक की स्थिति स्क्रीन दिखाती है कि उसने अपने आधे से ज्यादा अंक चपलता में लगा दिए हैं। उसके पास एक गति भी है जो उसे और भी तेज चलने का कौशल देती है। इस वजह से अभी केवल स्तर 30 के स्काउट्स और तीरंदाज ही उसके साथ रह सकते थे।
वो स्वामी को एक सील में फंसा हुआ पाता है और सोचता है कि उन्हें डर है कि कोई उसे चोट पहुंचा सकता है। ये देखकर कि वह प्राणी अपनी कमजोर अवस्था में है, वो अंतिम प्रहार की तैयारी करता है, लेकिन पहरेदारों का एक समूह उसे देख लेता है और सभी को युद्ध की मुद्रा में आने के लिए चिल्लाता है। डिंग परिवार के सैनिक घुसपैठिए से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नायक एक शक्तिशाली कौशल का प्रयोग करता है, जिससे उन पर बैंगनी ऊर्जा के स्पाइक्स गिरते हैं। पहरेदार चौंक जाते हैं और दर्पण की दुनिया में एमसी ने दूसरों को देखा। ये दर्पण की सैर है। शेष समय 29 मिनट 51 सेकंड। दर्पण के अंदर एक दुनिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वास्तविक दुनिया की तुलना में हर चीज बाएं और दाएं पलटी हुई है, लेकिन ये रक्षक बस भ्रम लगते हैं। यह कोई भ्रम नहीं है। दर्पण पत्थर प्राप्त किया। विच स्कैन बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकाला जा सकता है तो इस कौशल के स्तर 2 पर पहुंचने के बाद क्या आप दर्पण की दुनिया से चीजें बाहर ला सकते हैं? क्या सिस्टम किसी भी तरह बदलेगा? कौशल सूची प्रेत तकनीक। अदृश्यता निष्क्रिय। पंखपात निष्क्रिय। विषाक्त दूध निष्क्रिय। अराजक कांटे बल क्षेत्र पिंजरा निष्क्रिय। नुकीला आभा निष्क्रिय। मन निकास निष्क्रिय। झाड़ू नियंत्रण निष्क्रिय। चालों का ब्लेड मंद करने वाला मंत्र निष्क्रिय। ये कौशल क्या है? निष्क्रिय मुख्य शारीरिक कौशल अभी तक नहीं सीखे गए हैं। ऐसा लगता है कि ये सभी कौशलों के विपरीत रूप है, लेकिन इन्हें सक्रिय करने के लिए आपको वास्तविक दुनिया में मूल कौशल सीखना होगा। तो LV-I का कौशल उल्टना LV.2 का एक कमजोर संस्करण है। लगता है मैं सीखने के लिए शक्तिशाली कौशल संयोजनों का पूर्व चयन कर सकता हूं। इससे मुझे अपनी उन्नति की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। MC पीछे मुड़कर देखो। आत्माएं देखी जो मरे हुए राक्षसों में बदल गई है। MC ने उसे काट दिया। ज्यादा शक्तिशाली नहीं लग रहा हूं। मरे हुए अनुबंध। आप इस आत्मा से अनुबंध कर सकते हैं। अनुबंध करने के बाद ये दर्पण जगत छोड़कर आपके लिए लड़ सकती है। अनुबंध 0/20। नोट: इस आत्मा का अधिकतम स्तर आपके स्तर की सीमा के बराबर है। अनुबंध रद्द करें एक अनुबंध ताकि मरे हुए लोगों को हराने के बाद आप उन्हें बुलाकर बाहर ला सकें। यह LV-2 की दर्पण दुनिया जैसा दिखता है। आपको असली दुनिया में वस्तुएं और यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी लाने की सुविधा देता है। दिलचस्प गुप्त क्षेत्र पहले ही लुप्त हो चुका है। वो क्यों नहीं दिखा? वो अचानक कैसे गायब हो गया? विच स्कैन क्या ये ड्रिफ्टर का गुप्त कौशल हो सकता है? असंभव। हमारे गुप्तचरों का एक भौतिक रूप और समय सीमा होती है। यह अनदेखा नहीं होगा। तो आप इसे क्या कहते हैं? इतने सारे लोगों ने उसे फिर भी कैसे भागने दिया? उसे ढूंढ नहीं पा रहे, तो फिर इस गुप्त लोक के लिए पैसे दोगे? दर्पण मार्ग की समय सीमा खत्म हो गई है। क्या मैं बाहर निकलने पर उसी जगह वापस आऊं? या कोई और शर्तें हैं? जाओ, जल्दी मत करो। इतने लंबे समय तक परेशान रहने के बाद मैं थोड़ा बदला लेने का हकदार हूं। MC मरे हुए राक्षस को रिहा करता है। ये क्या है दुष्ट आत्मा? घबराओ मत, सिर्फ मरे हुए राक्षस मैंने तो बहुत देखे हैं, है ना? स्तर 20 1370/1370 140/140 उनके पास स्टेटस बार है और सिर्फ स्तर 20। मैंने कहा था घबराओ मत, जवाबी हमला करो, उसे पकड़ो और सबको वेतन वृद्धि मिलेगी। वो कहाँ है? लेकिन MC तो पहले ही जा चुका है। ये मरे हुए लोग अभी भी बहुत निचले स्तर के हैं। काश और भी ऊंचे स्तर के मरे हुए होते, लेकिन मुझे जो मरे हुए मिल सके उनमें से मैंने पहले ही शीर्ष 20 सबसे ताकतवर लोगों को अनुबंधित कर लिया है। लेकिन दर्पण की दुनिया में अन्वेषण की सीमाएं हैं। आप अन्वेषण की सीमा तक पहुंच गए हैं। दर्पण की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आप केवल 200 मीटर के दायरे में ही घूम सकते हैं। मुझे किसी दिन किसी और जगह से दर्पण की दुनिया में प्रवेश करना होगा। देखना है कि क्या मुझे उच्च श्रेणी के मरे हुए जीव मिल सकते हैं। तुम्हें सचमुच छिपना आता है? सोचा था कि मैं तुम्हें याद करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे डेवॉर्ट से क्या मिलेगा। MC किक हम कहा कि मैं बाहर हूं। वापस जाने का समय, लूट का हिसाब करने का समय। गुफा में सब मरे हुए राक्षसों से लड़ रहे हैं। ये भूतिया चीजें ताकतवर नहीं है, लेकिन मरने के बाद ये कैसे जिंदा हो सकते हैं? ये सब समन है। अगर ये जिंदा भी हो जाए तो भी इसमें मन की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। तो बस इन्हें कुछ और बार मारना है। मिस युनमियाओ वापस चली गई। माफ करना पिताजी, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। घुसपैठिया बहुत घमंडी था। न सिर्फ घर के बाहर चिल्ला रहा था, बल्कि खिड़कियां भी तोड़ रहा था। हम घुसपैठिया घर के अंदर तक घुस आया। डिंग डैन LV.57 डिंग परिवार का महान गुरु हीरो डिंग कुन का बेटा। न सिर्फ हम उन्हें पकड़ नहीं पाए,
बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि वे कैसे दिखते हैं। तुम क्या कर रहे थे? यह मेरी नाकामी थी, लेकिन मिस युनशा तो हीरो सीक्रेट लोक में जाने के लिए मान गई थी। कम से कम दादाजी का मामला तो सुलझ गया। हम एक बार जब हमें ओलिट का पता चल जाएगा कि वह कौन है, तो हम उन्हें जरूर मार डालेंगे। जाकर देखो कि और क्या चुराया गया है। पास मिल गया। लेकिन मुझे अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे हीरो के गुप्त क्षेत्र में ले जा सके। हालांकि यह जरूरी नहीं है। स्तर 20 720/720 1,40,140। डिंग शू के घर पर इस बार स्तर 20 तक पहुंच गया। हालांकि चिमरा बोन रिंग ज्यादातर टूटी हुई है। चिमरा बोन रिंग नुकसान, लेकिन मैंने उनकी 1 दर्जन से ज्यादा गुप्त कौशल पुस्तकें जरूर हासिल कर ली। सभी मंत्र सहायक कौशल है। युद्ध गीत मंत्र लागत 40 MP। अवधि 60 सेकंड। क्रिट दर जोड़ 8%, क्रिट क्षति जोड़ 15%, रक्षा -20%। मैं इन कौशलों का उपयोग अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए कर सकता हूं। शील्ड गीत मंत्र उल्टाव लागत 40 MP। अवधि 60 सेकंड। रक्षा जोड़ 30%, प्राप्त क्रिट क्षति -23%, क्रिट दर -12%। सिर्फ आंकड़ों के साथ मैं समान स्तर के लोगों को कुचल सकता हूं। शक्ति संवर्धन निष्क्रिय कौशल स्थायी शक्ति जोड़ 3W। भ्रष्ट शूरवीर कवच स्तर 30 प्रकार। वक्ष कवच गुणवत्ता दुर्लभ। आत्मा 3 शारीरिक रक्षा जोड़ 900, जादुई रक्षा जोड़ 1500। इसके अलावा भगवान ने पहले एक उपकरण गिराया था, मैं बाद में उसका उपयोग कर पाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात छिपा हुआ कौशल दर्पण जगत विवरण पर वो परम कौशल जो सब कुछ उलट देता है। कौशल स्तर लक्स 2 जोड़ 6000। मैंने मिरर वर्ल्ड को इन 0.2 तक ऊपर उठा लिया। इससे मेरे द्वारा बुलाए गए मरे हुए को वश में करने से मेरी ताकत में काफी इजाफा हुआ। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। उस मूर्ति पर लगे उपकरणों को देखते हुए वह हीरो कम से कम एक एस क्लास बरस्कर शाखा तो है ही। मुझे कम से कम एक समान श्रेणी के मरे हुए के साथ अनुबंध करना होगा और उसे मारने का मौका पाने के लिए 50 से ऊपर के स्तर तक पहुंचना होगा। युन चे वे हमारा पीछा तो नहीं करेंगे, है ना? चिंता मत करो, हमने उन्हें झटक दिया है। हमने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। सब ठीक है। अभी भी चिंता है। CH स्कैन्स हालांकि उस उम्र में उसे दोष नहीं दे सकते। कियाओजी, क्या आसपास कोई गुप्त लोक है जहां कभी बलवान लोग मरे थे? गुप्त लोक जहां बलवान लोग मरे थे? मैं एक उच्च स्तरीय गुप्त लोक ढूंढना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जहां तक ताकतवर लोगों की बात है, तो समय आने पर आप देखेंगे। अगर हम उन गुप्त लोकों की बात कर रहे हैं जहां ताकतवर लोग मारे गए, एक है, लेकिन वो स्कूल का गुप्त लोक है। हमारे पास चुपके से घुसने का कोई मौका नहीं है। एक एकाधिकार वाला गुप्त लोक, तो मुझे किसी विशेष साधन पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये मेरे लिए है एक बैंगनी रंग की दुर्लभ कक्षा की कौशल पुस्तक और मेरी आवारा कक्षा के लिए निजी आवास। लगता है युनचे को वाकई कुछ समर्थन हासिल है। स्कूल के गुप्त लोक में प्रवेश पहले से तय है। मैं कोई अपवाद नहीं कर सकता। लेकिन ये क्षेत्र अभी स्नातक कर रहे छात्रों के लिए खुला है। आमतौर पर निचले स्तर के छात्र योग्य नहीं होते, लेकिन अगर कोई छात्र विशेष रूप से उत्कृष्ट है तो उसे कोई शिक्षक शामिल होने की सिफारिश कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। शायद यह आखिरी गुप्त क्षेत्र होगा जिसमें मैं इस जीवन में प्रवेश कर सकता हूं। मुझे और राक्षस पालने हैं। अगर नायक का उपहार ना होता तो हमें यह मौका नहीं मिलता। धन्यवाद नायक। ये गुप्त क्षेत्र अजीब लगता है। ये चेरोइक गुप्त क्षेत्र है जो नायक ने स्कूल को उपहार में दिया है। कहा जाता है कि नायक ने कभी यहां युद्ध किया था और अंदर कहीं उसके निशान अभी भी बचे हो सकते हैं। वीरता का गुप्त क्षेत्र, क्या यही वो क्षेत्र है जहां नायक वीरता ने गद्दार जॉन को मारा था? क्या मुझे युन चे को बताना चाहिए? लेकिन इस क्षेत्र का स्तर काफी ऊंचा है। तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करना चाहिए। जियाओशी, तुम उनके साथ जाओ। हो, तो फिर मैं कैसे स्तर ऊपर करूं? ठीक है, रोना बंद करो। क्षेत्र अब खुला है, जाओ। निम्न वर्ष के छात्र यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना परेशान करने वाला है कि मुझे भी 2 मुफ्तखोरों की देखभाल करो। एक बार अंदर आ जाओ तो बस हमारे पीछे रहो। हमें नीचे मत घसीटो, वरना हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। स्तर 20 से 40, यह इतना खतरनाक क्यों लग रहा है?